तन्मय आरोही को देखते हुए एक बार में ही पूरी ड्रिंक पी गया। वो आरोही को नशे में मदमस्त होकर डांस करते हुए देखता रहा और उसने अपना गला साफ किया और अपने बालों को ठीक करते हुए मन को मजबूत करने लगा। कम ऑन तन्मय, तू किसी से कम नहीं है। इतना तो तुझे पता चल चुका है। आरोही भी तुझे लाइक करती है। आज कुछ भी हो, मैं अपने दिल की बात कह दूंगा। आई रियली लाइक यू। आज की रात ही बाकी है। कल तो आरोही अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे आरोही को सब कुछ बताना होगा। तन्मय अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर अंदर हिम्मत जुटाने लगा। आरोही मस्ती में मस्त थी। तन्मय को खींच खींच कर डांस करने लगी। तन्मय, इतने दिनों बाद आज एक बार फिर कोई भी टेंशन नहीं है। डैड जब से चले गए मेरे कंधों पर एकदम जिम्मेदारी आ गई और उनको निभाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रेस लेना पड़ा। सच में तन्मय, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे हो तुम। आई रियली लाइक यू। एकदम प्योर हार्ट बंदे हो। दोनों एक दूसरे के गले लगकर डांस करने लगे। पता है मेरी लाइफ का एक गोल है। मुझे अपने बिजनेस को ऊंचाइयों के मुकाम पर ले जाना है। अपने डैड को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए। बस डैड के सपने ही मेरा फ्यूचर है। लड़कियां मेरी उम्र में आकर अपने नए घर के सपने सजाती हैं, लेकिन मेरा उन सब से कोई वास्ता नहीं। ये सुनते ही तन्मय के कान खड़े हो गए। वो सोचने लगा, इसका मतलब आरोही मुझसे शादी नहीं करेगी। मैं भी कितना बड़ा बुद्धू हूँ। वैसे भी मुझसे शादी क्यों करेगी। वह इतने बड़े बिजनेसमैन की मालकिन है और मैं कौन हूँ, तन्मय, जिसका ना आज है ना कल। अच्छा हुआ मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तन्मय गहरी सोच में डूब गया। उसके मुंह पर ताला पड़ गया। तभी आरोही ने म्यूजिक चेंज कर दिया और स्लो म्यूजिक लगा दिया। दोनों बैठकर ड्रिंक का मजा ले रहे थे। आरोही कुछ कहते कहते तन्मय की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों को पढ़ने लगी। सैड हो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। वहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बुला रही हैं। ये मेरा कार्ड है। अगर तुम्हें कभी भी लाइफ में मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। हमेशा याद रहोगे तुम। तुम भी मुझे मिस करोगे। तन्मय ने सर हाँ में हिला दिया। आरोही उसके बहुत करीब जाकर उसे किस करने लगी। तन्मय इग्नोर करने की कोशिश करने लगा। आरोही उसकी गोद में जाकर बैठ गई और इतनी ड्रिंक कर ली थी कि अपना होश व हवास खो रही थी। तन्मय उसे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। म्यूजिक और लाइट सब कुछ बंद कर दिए। उसे चादर उड़ा दी। अब तुम सो जाओ, सुबह वापसी भी है। तन्मय जैसे ही अपने रूम में जाने लगा, आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेले नहीं रहना प्लीज। थोड़ी देर और मेरे पास आ जाओ। बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। आरोही बड़बड़ाने लगी। तन्मय की आंखें नम थीं। उसने अपनी आंखों को पूछा और आरोही के सर पर हाथ फेरने लगा। अकेला तो मैं भी हूँ। मेरा भी कोई नहीं है। एक दोस्त था, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आरोही तन्मय की गोद में सर रखकर सो गई। तन्मय भी सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। सुबह अलार्म की आवाज से आरोही की नींद खुली। उसने देखा तन्मय गहरी नींद में सो रहा है। आरोही उसकी बाहों को तकिया बनाकर सो रही थी। तन्मय के चेहरे पर मासूमियत देखकर आरोही का दिल पिघल रहा था और मन में सोचने लगी, तुम कितने अच्छे हो। हम एक साथ एक ही बिस्तर पर थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारी। तुम्हारी जनरेशन के लड़के इतने लॉयल नहीं होते। तुम सबसे जुदा हो, सबसे अलग हो। आई रियली रियली लाइक यू। आरोही धीरे से तन्मय के चेहरे की तरफ झुकी और उसे किस करना चाहा। तभी तन्मय की आंख खुल गई। आरोही के बाल अपने चेहरे पर देखकर एकदम चौंक गया और जल्दी से वहां से उठ गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें सुलाते सुलाते कब सो गया पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, अभी तुम रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। ओके। तन्मय जल्दी से अपने रूम में चला गया और एक लंबी सांस खींचने लगा। आरोही क्या करने वाली थी। छोड़ो, जब हम साथ ही नहीं चल सकते तो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। सोचते हुए अपना सामान पैक कर लिया और बाहर आ गया। आरोही भी तन्मय के बारे में सोचते सोचते तैयार हो गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, दिल में अजीब सी चाहत थी, लेकिन लफ्ज उसका साथ नहीं दे रहे थे। क्या मुझे तन्मय को अपने पास रोक लेना चाहिए। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे भी तन्मय सिर्फ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और जल्दी से बाहर निकल आई।
तन्मय आरोही का इंतजार कर रहा था, तो चलें। दोनों एक साथ इंडिया वापस आ गए। आरोही की गाड़ी उसे लेने के लिए खड़ी थी। तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चला जाऊंगा। और हाँ, जैसे ही नई नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। आरोही हंसने लगी। ओके, मैं वेट करूंगी। बाय करते हुए वहां से निकल गई। तन्मय के दिल में बहुत दर्द था। वह आरोही को सचमुच प्यार करने लगा था। उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पाया। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये कहते हुए उसने ऑटो पकड़ ली और सीधे घर पहुंच गया। ऑटो से उतरकर उसने देखा घर पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। तन्मय बहुत शॉक्ड था। लेकिन चाबी तो मेरे पास है, फिर ये रेनोवेशन कैसा? और कौन है ये लोग? तन्मय धड़कते दिल से घर की तरफ ही बढ़ रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हो आप लोग कौन हैं? उसने वहां खड़े आदमी से पूछा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। व्हाट? तुमने पी ली है क्या? इसके मालिक मिस्टर सबरवाल हैं। मिस्टर सबरवाल? हाँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन ये घर तो मेरा है। देखो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम करवाना है यहाँ। यहाँ एक 7 स्टार हेरिटेज होटल का काम चल रहा है। बहुत काम है भाई, किसी और का दिमाग खाओ। बस एक बात और, आपके मालिक कौन है? मुझे उनसे मिलना है। अभी सब काम में लगे हुए हैं। 15 दिन के अंदर हमें होटल तैयार करना है। तुम हमारा और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरा घर है। तन्मय गुस्से से लाल हो गया। मेरा सामान अंदर है, मेरी माँ की धरोहर है अंदर, मुझे अंदर जाना है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने 2-3 लोगों को आवाज दी। चलो रे चलो, जरा इसको देख लो, कह रहा है इस घर का मालिक है। उसकी हंसी उड़ाते हुए 2-3 मोटे आदमी उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगे। तन्मय जोर जोर से चीखने लगा। ऐसे कैसे निकाल सकते हो? कोई दादागिरी है क्या? तभी मैनेजर बाहर आ गया और आदमियों को रोक लिया। क्या हुआ? क्यों बवाल मचा रहे हो? सर, ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है। क्या हुआ भाई? हमें हमारा काम करने दो। सर, 2 मिनट, आपसे बात करनी है। देखिए, ये मेरा घर है। मेरा नाम तन्मय उपाध्याय है। ये घर मेरी माँ के नाम है। अभी 10 दिन से मैं आउट ऑफ इंडिया था, लेकिन जब लौटा हूँ तो यहाँ होटल का काम चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे इस होटल के पेपर दिखा सकते हैं? मैनेजर ने कहा। अजीब बात है सर, हम आपको सारे पेपर दिखा देते हैं। ये घर हमने पूरे 10 करोड़ में खरीदा है और ये सारे इसके पेपर्स हैं। तन्मय पेपर्स पढ़ने लगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर आपने किससे खरीदा है? तन्मय सारे पेपर्स चेक करने लगा। उन पेपर्स पर नीचे सिग्नेचर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ के सिग्नेचर? ऐसे कैसे? लेकिन माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर ये घर इन लोगों को किसने बेच दिया? और क्यों? सामने खड़े मैनेजर ने तन्मय की आंखों के आगे चुटकी बजाई। क्या हुआ? पढ़ लिए पेपर? निकल गई सारी अकड़? अब तुम जा सकते हो। तुम अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना है। मैंने पेपर्स पढ़े और इन पेपर्स पर जिसके साइन हैं वह इस दुनिया में है ही नहीं। इस घर का असली मालिक मैं हूँ। आपके साथ भी धोखा हुआ है। क्या आप मुझे नाम बता सकते हो जिन्होंने आपको ये घर बेचा है? नहीं, हम नहीं जानते असली मालिक कौन है। हमने तो ये जगह आशीष जी से खरीदी है। उन्हीं ने ये पेपर साइन करवा कर दिए हैं। आशीष? तो आप उनसे बात कीजिए। आशीष ने तुम्हें ये घर बेचा है? ये साइन नकली हैं। मेरी माँ गुजर चुकी हैं। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। कहते हुए तन्मय बहुत इमोशनल हो गया। सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इस होटल के मालिक तक आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। फिर उनका क्या डिसीजन है वो आपसे बात कर लेंगे। तब तक के लिए आप जा सकते हैं। देखिए, मैं ऐसी हालत में हूँ कि कहीं और भी नहीं जा सकता। मेरा इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरा सारा सामान यहीं है। प्लीज़ मुझे एक कमरे में रुकने दीजिए। सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप यहाँ से प्लीज़ जाइए। मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगा दी। तन्मय सिक्योरिटी गार्ड के आने से पहले ही अपना बैग और सूटकेस उठाकर घर से बाहर निकल गया। आशीष, ये तूने क्या किया मेरे दोस्त? माँ के नकली साइन? लेकिन क्यों? तूने मुझसे बिना पूछे मेरा घर बेच दिया। तन्मय फ्लैशबैक में चला गया। आशीष यार, मार्कशीट में नंबर कम आए हैं। माँ को पता चलेगी तो बहुत मार पड़ेगी। माँ मुझे बड़ा अफसर बनाना चाहती हैं
और नंबर देखकर उसका दिल टूट जाएगा। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, पूरी रात इसी मंदिर में बैठकर निकाल लूंगा। देख भाई, नंबर तो अपने भी कमाए हैं, लेकिन अपन से उम्मीद लगाने वाला कोई नहीं है। तेरी माँ का डांटना सही है, उनका भी दिल दुखी होगा। मेरी मान, ये मार्कशीट माँ को मत दिखा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कल स्कूल में जमा करनी है, माँ के सिग्नेचर चाहिए। उसकी फिक्र नॉट, मैं हूं ना। मुझे एक बार आंटी की सिग्नेचर दिखा, मैं कोशिश करता हूँ। आशीष कॉपी पर ही प्रैक्टिस करने लगा और हूबहू सिग्नेचर कर दिए। वाह यार, तू तो बड़ा टैलेंटेड है, कोई नहीं पहचान सकता ये माँ की साइन है या तेरे। अब मुझे समझ आया, तूने बचपन में जो ये माँ के सिग्नेचर की प्रैक्टिस की थी, वह आज यहाँ करके मेरा घर मुझसे बिना पूछे ही बेच दिया। तन्मय रोड पर पास पड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया। एक बार और आशीष को फोन लगाता हूँ। काफी देर तक नंबर ट्राई करने के बाद तन्मय ने ऑटो रोक लिया और सीधे आशीष के ऑफिस पहुंच गया। अपना सामान सिक्योरिटी गार्ड के पास रखकर वो ऑफिस के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर उसने बॉस से मिलने के लिए परमिशन ली, लेकिन तभी वहां एक एम्प्लॉय तन्मय से टकरा गया। माफ कीजिएगा, मुझे अंदर सर के पास जाने की जल्दी थी। कोई बात नहीं, कहीं तुम तन्मय उपाध्याय तो नहीं? सही पहचाना आपने, तुम तो आशीष के दोस्त हो ना? हाँ, मैं उसी के सिलसिले में बॉस से मिलने आया हूँ। वो आदमी तन्मय को एक कोने में खींच कर ले गया। देखो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जल्दी क्यों निकल जाऊँ? यहाँ किसी ने अगर तुम्हें पहचान लिया तो मैं अरेस्ट करवा देंगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त आशीष ने कंपनी में बहुत बड़ा घपला किया है। सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है और सबको लग रहा है तुम भी उसी के साथ मिले हुए हो। तन्मय ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। आशीष ऐसे कैसे कर सकता है? उसने वहां मेरा घर मुझसे बिना पूछे बेच दिया और यहाँ ऑफिस में ये सब। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भाई, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। अभी तुम्हारा इतना समझना काफ़ी है। तुम्हारा दोस्त एक नंबर का धोखेबाज था। उसने यहाँ कई लोगों को चकमा दिया है और हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर भाग गया है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम यहाँ से जल्दी से निकल लो, वरना ये लोग तुम्हें भी दबोच लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तन्मय जल्दी से ऑफिस से निकल आया और बाहर अपना सामान लेकर वापस ऑटो में बैठकर एक गार्डन में चला गया। तभी जाकर बेंच पर बैठ गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना बुरा वक्त। मेरे सर पर किसी अपने का साया नहीं है, उल्टा सर पर एक छत थी, वह भी धोखे से छीन ली गई। तू बहुत निर्दयी है भगवान। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपना घर वापस चाहिए। मेरी माँ की यादें उस घर में बसी हुई हैं। हर कोना मुझे मेरी माँ के साथ होने का एहसास देता है। मैं उस घर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तन्मय बहुत देर तक बैठा हुआ सोचता रहा। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपने आंसू पोंछे और वापस पैदल ही सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। बाहर मोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड को देखकर गार्डन के पीछे छुप गया। थोड़ी देर में वहां लोडिंग गाड़ी आ गई और घर का सारा सामान उसमें भर दिया। तन्मय ने जैसे ही अपना सामान देखा, वो उस गाड़ी के पीछे भागता गया। ओ भाई रुको, ये मेरा सामान है, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। ऐसे कैसे कहाँ ले जा सकते हो? सिक्योरिटी गार्ड ने तन्मय को फिर पकड़ लिया। तू फिर यहाँ आ गया? चुपचाप चला जा, नहीं तो तेरे चेहरे का नक्शा बदल दिया जाएगा। देख, वो मेरा सामान था। आप प्लीज अपने मैनेजर से बात कराइए। किसी मैनेजर से बात नहीं होगी, तुम यहाँ से फूट लो। धक्का देकर तन्मय को वहां से भगा दिया। गार्डन में पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया और अपने सामान के लिए दुखी होने लगा। अब तो रात हो गई थी। काफी देर तक आसमान में तारों को देखने के बाद उसे माँ की याद आ रही थी। माँ, ये दुनिया बहुत बेदर्दी है। मेरे पास अब कुछ नहीं है ना, न तुम, ना घर, न रुपया पैसा और न ही मेरा दोस्त। सब मुझे छोड़कर चले गए। तभी तन्मय को घर के पीछे वाला रास्ता याद आया, जहां वो अपनी माँ को परेशान करने के लिए किचन की खिड़की से कूदा करता था। तन्मय ने अपना सामान उठाया और देखा आसपास कोई नहीं है। उसने किचन की खिड़की खोलकर अपना सामान रख दिया और धीरे से किचन में कूद गया। उसे जोरों से भूख लगी थी। सारी अलमारी खोलकर देखी, किचन में ना कोई डब्बा था, ना खाने का सामान। मैनेजर ने सब कुछ खाली कर दिया। अपना पेट पकड़कर फ्रिज के सहारे बैठ गया। बैग से अपनी माँ की फोटो निकालकर छाती से लगा ली
और बैठे बैठे ही गहरी नींद में सो गया। सुबह बहुत शोर सुनकर आंख खुली। घर में तोड़ा फोड़ी की आवाज आ रही थी। तन्मय जल्दी से उठकर बाहर गया। देखा घर के ऐसे हिस्से को तोड़ रहे थे जहां उसकी माँ और वह बैठकर घंटों समय बिताया करते थे। तन्मय ने जल्दी से जाकर उस कारीगर का हाथ पकड़ लिया और हथौड़ा दूर फेंक दिया। क्या कर रहे हो तुम? मेरी माँ का मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? कितनी बार कहा है, ये मेरा घर है। यहाँ की हर चीज मुझे बहुत प्रिय है। भगवान के लिए मुझे मेरा घर वापस दे दो और चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तभी मैनेजर वहां आ गया। तन्मय को देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मैनेजर ने जैसे ही तन्मय को घर के अंदर देखा, उसको तेज गुस्सा आ गया और उसका गिरेबान पकड़कर बाहर खींचते हुए ले गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई, सर प्लीज, सर मेरी बात सुनिए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम चोरी चुपके घर के अंदर तक आ गए और वहां कारीगर के साथ दादागिरी कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड ने आकर तन्मय को पीटना शुरू कर दिया। तन्मय भी अपने बचाव के लिए उनसे लड़ता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग भूखे भेड़िए की तरह तन्मय के ऊपर चढ़ गए और मार मार कर बुरा हाल कर दिया। तन्मय चिल्लाता रहा, इंसानियत के नाते मेरा भरोसा करो, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मैनेजर ने कहा, बस बंद कर दो अपनी बकवास, बहुत सुन लिया तुम्हारा। रवि और कालू, बहुत दूर फेंक दो इसको और इसका सामान भी वहीं फेंक देना। सिक्योरिटी गार्ड खींचते हुए तन्मय को ले गए। सड़क के दूसरी ओर उसे पटक दिया और उसका सामान भी वहीं फेंक दिया। तन्मय वहीं बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। उसके सर से और नाक मुंह से खून निकल रहा था। लावारिस की भांति पड़ा रहा। कोई देखने वाला नहीं था। तन्मय को दोपहर के बाद जब होश आया, अपने आप को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ पैर नहीं चल रहे थे। जमीन का सहारा लेकर उठा। मिट्टी में सने हुए कपड़े और हर जगह खून निकल रहा था। जमीन पर घिसटते हुए थोड़ी दूरी पर लगे नल से अपने चेहरे को धोया और सर पर थोड़ा पानी डालकर खुद को होश में लाया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे बेहाल हो नल से ही बहुत सारा पानी पी लिया। खाली पेट पानी पीने से पेट में मरोड़ सी उठने लगी। उसने कसकर पेट पकड़ लिया। आसपास नजर घुमाकर अपना सामान देखने लगा, लेकिन सामान कहीं नहीं दिखा। तन्मय के होश उड़ गए। ये क्या, मेरा सामान कहाँ है? लंगड़ाते हुए सामान को ढूंढने लगा। दूर दूर तक सामान का कुछ पता नहीं था। आसपास के लोगों से पूछने लगा, भाई साहब आपने मेरा सामान देखा? सबने गर्दन नामे हिला दी। सड़क के नीचे की तरफ उसने झांक कर देखा। टूटा हुआ सूटकेस पड़ा हुआ था। जल्दी से नीचे उतर कर गया, लेकिन सामान कहीं नहीं था। ये देखकर तन्मय हिम्मत खो गया। उसने अपनी फटी हुई पैंट की जेब देखी। ना मोबाइल था, ना लैपटॉप, बैग और न ही कपड़े। सब कुछ गायब हो चुका था। तन्मय अपना आपा खो बैठा और छाती फाड़कर रोने लगा। चीखते हुए भगवान से लड़ाई करने लगा, बहुत खुश होगा ना तू मेरी हालत देखकर। एक तो मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और अब तन पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय आंसुओं के। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अपनी हेल्प के लिए किसी को फोन भी नहीं लगा सकता। काफी देर तक पागलों की तरह रोता रहा और वापस उसी नल के पास आकर बैठ गया। जब भी भूख का एहसास हो रहा था, खूब सारा पानी पी लेता। नल की दीवार के सहारे टिककर बैठ गया और आंखों को बंद कर लिया। तभी वहां से उसी मैनेजर की गाड़ी निकली। तन्मय को ऐसी हालत में बैठा देखकर उसे बहुत झटका लगा। क्या जो भी कह रहा है सही कह रहा है, लेकिन मैं इसके लिए कर क्या सकता हूँ? मुझे सर से एक और बात करनी होगी, कहीं बाद में कोई लीगल इश्यूज ना हो जाए। मैनेजर वहां से चला गया। तन्मय अभी भी आंख बंद करके बैठा था। उसने देखा उसकी माँ सफेद साड़ी पहनकर उसके पास आकर बैठ गई और जहां जहां चोट लगी थी हल्की सी फूंक मार रही थी। तन्मय ने आंख खोलकर देखा। ऐसा लगा एक पल के लिए सारा दर्द गायब हो गया। माँ तुम आ गई, मैथिली ने हाँ कर दिया। तन्मय तुरंत अपने पैरों को सिकोड़कर अपनी माँ की गोद में लेट गया। माँ, उन्होंने हमारा घर ले लिया। मैथिली बिना कुछ बोले उसके सर पर हाथ फेरती रही। अब मैं कहाँ जाऊं? उनसे कैसे अपना घर वापस लूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आशीष ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। माँ प्लीज, माँ बताओ ना मैं क्या करूं? तुम्हें वापस उनसे अपनी बात कहनी होगी। अपने घर को लेने के लिए उसके मालिक से बात करनी होगी। जाओ, हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तन्मय ने अपनी माँ का हाथ चूम लिया। थैंक यू माँ, मेरी हिम्मत बनाने के लिए। मुझे तो लगा
अब आप कभी नहीं आओगी। आप देखना, जल्दी ही मैं इन लोगों से अपना घर वापस ले लूँगा। तन्मय ने जैसे ही अपने आंसू पोंछे और आसपास देखा, उसकी माँ कहीं नहीं थी, वो जमीन में लेटा हुआ था। तन्मय एक बार फिर चिल्लाया, माँ माँ कहाँ गई? फिर मुझे अकेला कर गई। मायूस होते हुए वहां से खड़ा हो गया। अपने रहने के लिए और खाने के लिए इंतजाम करने निकल गया। कई धर्मशाला में एक रात निकालने के लिए कमरा मांगा, लेकिन पैसा ना होने से सबने भगा दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों के आगे अपने हाथ फैला दिए। जो भी प्रसाद मिला खाकर पेट पर हाथ फेर लिया। दूसरे दिन अखबार बेचने के लिए दीनदयाल के पास गया, लेकिन उसने भी पैसों के बिना अखबार देने से मना कर दिया। कुछ दिन तक कारों को धोकर थोड़े बहुत पैसे मिले, जिसे धर्मशाला में सोने के लिए इंतजाम हो गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद चली गई थी। मिस्टर सब्बरवाल से मिलकर मुझे अपने घर को वापस लेना होगा। तन्मय सुबह होते ही एक बार फिर अपने घर पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एक हाथ से ऊपर उठा लिया और फेंकने को हुआ। तभी मैनेजर ने उसे रोक लिया। उसे नीचे उतारो और अंदर आने दो। सिक्योरिटी गार्ड आपस में देखने लगे। तन्मय को नीचे उतार दिया, तुम अंदर जा सकते हो। तन्मय मैनेजर के साथ गार्डन में बैठ गया। सर ट्रस्ट मी, मैं घर के अंदर की हर चीज आपको बता सकता हूँ, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। सीधे हाथ की तरफ जो कमरा है, उसके बाथरूम में एक सीक्रेट अलमारी है, खोलकर देखना। वहाँ मैंने अपने कई सारे सीक्रेट छुपाए हैं। जब भी मेरा मन उदास होता था, नहाने के बहाने उस बाथरूम में जाकर कई चिट्ठियां अपने पापा के लिए लिखता था। बहुत सारी मेरी फैमिली की पिक्चर्स होंगी। इसके साथ ही मुझे मेरे दोस्त ने सिगरेट बॉक्स गिफ्ट किया था। माँ से छुपाने के लिए मैंने वो भी वहीं रख दिया था। आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। आप चाहें तो मैं आसपास रहने वाले लोगों से आपकी बात करा सकता हूँ। ये मेरा ही घर है। मेरा घर मुझसे ऐसे मत छीनिए। मैनेजर ने नौकर से चाय मंगाकर तन्मय को पिलाई। देखो, मैं भी यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर सब्बरवाल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा घर तुम्हें वापस देंगे। तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारा पक्ष मजबूत हो, क्योंकि जिन पेपर्स पर तुम्हारी मरी हुई माँ के साइन हैं, अपनी माँ की इस दुनिया में ना होने की बात सामने रखकर उन पेपर्स को जाली बताया जा सकता है। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। मिस्टर सब्बरवाल 2 दिन बाद इंडिया आने वाले हैं। मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी थोड़ी सी भी मदद से मुझे बहुत सहारा मिलेगा। अच्छा ठीक है, अभी तुम चाय पियो। नो सर, थैंक यू, मुझे जल्दी किसी वकील से मिलना होगा। मैं अभी चलता हूँ। लंगड़ाते हुए तन्मय घर से बाहर चला गया और जिन वकील को वो जानता था, उससे मिलने के लिए पास की कॉलोनी में जाकर उनके घर की बेल बजाने लगा। घर की लगातार घंटी बजने के बाद नौकर बाहर आया। कहिए, किससे मिलना है आपको? एडवोकेट दीपक चौहान सर हैं, उनसे जरूरी काम है। नौकर ने तन्मय की हालत को देखा, बार बार उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा और कुछ सोचते हुए बोला, साहब तो घर पर नहीं हैं, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। आप अपना नाम और फोन नंबर छोड़ जाइए, वो खुद आपको कॉल कर लेंगे। जी। तन्मय अपनी पॉकेट में पेन ढूंढने लगा। क्या मुझे पेन और पेपर मिलेगा? 1 मिनट रुकिए, अभी लेकर आता हूँ। नौकर ने दरवाजे थोड़े से लगा दिए और अंदर चला गया। तन्मय दरवाजे से झांकने लगा। अंदर से एडवोकेट दीपक की आवाज आ रही थी, कौन है बाहर? साहब, कोई फटीचर सा लड़का है, आपके लिए पूछ रहा है। मैंने उससे झूठ बोल दिया। सही किया ना? तन्मय आश्चर्यचकित हो गया। नौकर ने झूठ क्यों बोला, मेरी फटीचर हालत देखकर? लेकिन मुझे लगता है सर एक बार मुझे देखेंगे तो मेरी मदद जरूर करेंगे। तन्मय दरवाजा पूरा खोलकर जहां से आवाज आ रही थी उधर ही चला गया। एडवोकेट दीपक ने जब तन्मय को अपने सामने देखा, भौचक्का रह गया। तन्मय ने हाथ जोड़कर गुस्ताखी के लिए माफी मांगी। सर माफ कीजिए, आपके नौकर ने मुझसे झूठ बोला। आप घर पर नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा आपसे मिलना बहुत आवश्यक था। हाँ हाँ ठीक है, ये बताओ कैसे आना हुआ? सर आपने मुझे पहचाना? मैं तन्मय उपाध्याय,
15 मई 2020 को हाई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन में पुलिस की मारपीट से आपके सर पर चोट लग गई थी। उस समय मैंने ही आपकी मदद की थी और हॉस्पिटल पहुंचाया था, याद है आपको? तब आपने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और कहा था जब भी मुझे आपकी ज़रूरत हो मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ। हाँ हाँ, याद है। कहो कैसे आना हुआ? सर, क्या मैं बैठकर बात कर सकता हूँ? वो क्या है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, खड़े रहने की ताकत नहीं बची। बैठो। रामदीन, तन्मय के लिए स्टूल ला दो। तन्मय ये सुनकर अचंभित हो गया, फिर अपने दिल को तसल्ली दी। हो सकता है मेरे मैले कुचैले कपड़ों से घर के सोफे खराब हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने स्टूल की बात कही है। कोई बात नहीं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? सर, कमला नगर में मेरा बहुत बड़ा घर है जिसमें मैं और मेरी माँ रहते थे। वो घर मेरी माँ के नाम ही था। पिताजी से अलग होने के बाद माँ के पास उस घर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले ही माँ का देहांत हो गया और नौकरी के सिलसिले में मैं संघाई गया हुआ था। अभी जब लौट कर आया तो घर धोखे से मेरे दोस्त ने किसी और को बेच दिया। उसने मेरी माँ के जाली हस्ताक्षर किए। जिन लोगों ने वो घर खरीदा है वो घर वापस देने को तैयार नहीं हैं। वहाँ हेरिटेज होटल खोल रहे हैं। क्या मुझे मेरा घर वापस मिल सकता है? सर प्लीज कुछ करिए, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। दर दर भटक रहा हूँ, आप मेरी मदद करेंगे ना? पूरी बात सुनने के बाद दीपक अपनी जगह से उठ गया। देखो तन्मय, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन केस थोड़ा पेचीदा है। जिस दोस्त ने हस्ताक्षर किए हैं वह फरार हो चुका है और किसी को मालूम नहीं वो कहाँ है। जिन्होंने ये घर खरीदा है उन्होंने इसका मूल्य चुकाया है। वो तुम्हें ये जगह आसानी से नहीं दे सकते। उनके पैसे तुम्हें वापस करने होंगे। केस ठोकने के बाद कोर्ट कचहरी के लिए काफ़ी रुपयों की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे पास है ही नहीं। जैसा कि तुमने बताया वो लोग पैसे वाले हैं, तुम केस हार जाओगे। मेरी बात मानो, किसी आश्रम में रहने की व्यवस्था कर लो, वरना ऐसे ही धक्के खाते रहोगे। और वैसे भी हट्टे कट्टे जवान हो, कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, उससे तुम्हारी गुजर बसर हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हारा दोस्त मिल जाता है तो बात बन सकती है। तन्मय दीपक की ऐसी बातें सुनकर मायूस हो गया। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। सर, एक बार फिर सोचिएगा। अगर मेरी कुछ मदद कर सके तो आपका एहसान होगा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ, देखते हैं, कुछ हुआ तो जरूर करूँगा। अभी तुम जा सकते हो। दुखी होकर तन्मय वहां से वापस चला आया और घर के सामने डले पत्थर पर घुटने मोड़कर बैठ गया। एकटक घर को ही निहारता रहा। दूर से ही मैनेजर तन्मय को देखता रहा और सिक्योरिटी गार्ड से उसके लिए चाय नाश्ता भिजवा दिया। 2 दिन बाद मिस्टर सब्बरवाल अपनी बड़ी सी गाड़ी में वहां आकर रुके। तन्मय उनसे मिलने के लिए दौड़ा, लेकिन मैनेजर ने तन्मय को वहीं रुकने के लिए दूर से हाथ दिखा दिया। तन्मय चुपचाप खड़ा रह गया। सब्बरवाल घर के अंदर चले गए। मैनेजर ने उन्हें बिठाकर सब कुछ बताया। सर, घर की डील करते वक्त हमने जल्दबाजी कर दी। किसी फ्रॉड ने ये घर हमें बेचा है और जिसका ये घर है उसकी माँ के जाली दस्तखत किए गए हैं। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। हम किसी बड़े केस में फंस सकते हैं। वो लड़का दिन रात घर के सामने बैठा रहता है और हाथ जोड़कर घर वापस देने की बात करता है। सर, वो एकदम सच कह रहा है। अब आप बताइए क्या करना है? देखो, हमें जिसने ये घर बेचा उसने पूरी कीमत वसूल की है और हम घाटे का सौदा नहीं करते। इमोशनल होकर हम ये घर उसे वापस नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद यहाँ 7 स्टार हेरिटेज होटल होगा, करोड़ों रुपए कमाएंगे। ऐसे कैसे दोनों तरफ की मार खा सकते हैं? उसे जो करना है करने दो, हम उसकी बातों में नहीं आने वाले। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़का हम पर केस कर सकता है। करने दो केस। यहाँ मेरी बहुत जान पहचान है, उसकी दाल नहीं गलने वाली। कोई हम पर उंगली नहीं उठाएगा। आजकल पैसों का बोलबाला है। केस ठोकने से पहले सबके मुंह भर दिए जाएंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? और केस हमारे फेवर में होगा, इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, लेकिन एक बार उससे मिल लेते हैं। मैंने कहा ना, इस बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम काम की बात करते हैं। सब्बरवाल चारों तरफ घूम घूम कर घर का मुआयना करने लगा। काफ़ी वर्क हो चुका है, जल्दी ही और इंटीरियर डिजाइनर को बुलाकर बचा हुआ काम भी पूरा करवा दो। दुबई जाने से पहले इसका इनॉग्रेशन करना है। जी सर, हो जाएगा, डोंट वरी। मैनेजर वापस अपने काम पर लग गया। सब्बरवाल जब सीढ़ियां चढ़कर बाहर बालकनी में गया, तन्मय को पत्थर पर बैठा देखकर उसे देखता रह गया। उसकी शक्ल को बार बार देख रहा था और अपना मुंह फेर लिया। ये लड़का जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? खैर छोड़ो,
मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकता, वरना कुछ भी हो सकता है। सब्बरवाल जल्दी ही वहां से निकल गया। तन्मय जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिया। सब्बरवाल डर कर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी जल्दी चलाने के लिए बोला। गाड़ी के वहां से निकलते ही तन्मय ने ऑटो वाले को हाथ दे दिया। ऑटो को गाड़ी का पीछा करने के लिए बोला, भैया जरा तेज चलाओ, गाड़ी इधर उधर नहीं जानी चाहिए। क्या हुआ भैया, कुछ लेकर भागा है क्या? हाँ भैया, कुछ ऐसा ही समझ लो, मेरा सब कुछ लेकर भाग रहा है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुक गई। तन्मय ने ऑटो वाले को अपनी पॉकेट से छुट्टे पैसे निकाल कर दिए। भैया माफ करना, मजबूरी में छुट्टे पैसे दे रहा हूँ, मेरे पास बस यही है। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, ये भी तुम रख लो, जरूरत पड़ सकती है। गाड़ी बंगले के अंदर जाते ही बड़ा सा लोहे का गेट लग जाता है। तन्मय हाथ जोड़कर सिक्योरिटी गार्ड के सामने खड़ा हो गया। मलिक मेंसन आरोही लैपटॉप के आगे बैठी हुई थी। सारी फाइल बिखरी पड़ी हुई थी। अचानक उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। कौन है, अंदर आओ, और वापस अपने काम में लग गई। अरशद ने स्ट्रॉबेरी शेक टेबल पर रखते हुए कहा, बेबी मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मिस्टर सब्बरवाल का फ़ोन अभी थोड़ी देर पहले आया था। वह किसी भी वक्त आपसे मिलने घर आ सकते हैं। उन्होंने कहा आप अभी ऑफिस के लिए नहीं निकलना, वो आपके साथ ही ऑफिस जाएंगे। व्हाट, तुम मुझे अभी बता रहे हो? ओ माय गॉड, सब्बरवाल अंकल अब क्या करूं? ये शेक वापस ले जाओ, इसे पीने का मेरे पास वक्त नहीं है। सिट सिट। आरोही हड़बड़ाहट में सारी फाइल इधर से उधर रखने लगी। टाइम बहुत कम है, मुझे सब कुछ इतनी जल्दी करना होगा। बेबी जी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपकी मदद करूं? अरशद हैरानी से पूछने लगा। देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर सब्बरवाल अंकल अभी कुछ देर में आ जाते हैं तो उन्हें बातों में लगा कर रखना। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी अपने कमरे में जाती हूँ। जी बेबी, कहकर अरशद वहां से चला गया। आरोही अपने कमरे में जाकर परेशान होने लगी। अपनी अलमारी से अपनी मम्मा का मेकअप बॉक्स निकाला और मेकअप कर लिया। छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर का टीका लगा लिया और तन्मय को फोन लगाने लगी। तन्मय पिकअप द फोन प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन तन्मय का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? तन्मय को कहां से ढूंढ कर लाऊं? आरोही घबराहट में अपने आप से बातें करने लगी। कोई बात नहीं, रिलैक्स आरोही, रिलैक्स। अंकल पूछेंगे तो कुछ भी जवाब दे दूंगी, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? बोल दूंगी तन्मय कुछ जरूरी काम से बाहर गया है, सिंपल। ऐसा करती हूँ, लीना को बुला लेती हूँ, हाँ वो शायद कुछ मदद कर पाए। आरोही ने लीना को फोन लगाकर सब कुछ समझा दिया। उसके बाद सारे नौकरों को भी झूठ बोलने के लिए बोला। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आरोही के पसीने छूट गए। लगता है वह आ गए, लेकिन आराम से चेयर पर बैठकर स्ट्रॉबेरी शेक पीने लगी। अरशद ने दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर पहले जो घर में तूफान आ गया था, अभी सब कुछ एकदम शांत था। सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। अरशद सब्बरवाल को आरोही के पास लेकर आ गया। अरे अंकल आइए, मुझे अभी अभी अरशद ने बताया आप आने वाले हो, आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। क्या हुआ अंकल, आप इतने नाराज क्यों हैं? बात ही तुमने नाराजगी वाली की है। कितने अरमान थे मेरे तुम्हारी और अभय की शादी को लेकर, तुमने अपने स्वर्ग सिधारे पिता की इच्छा का भी मान नहीं रखा। लोग तो अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन तुम, क्या कमी थी मेरे अभय में? कहते कहते उन्हें खांसी उठने लगी। आरोही ने अरशद से जल्दी से पानी मंगाया। अंकल रिलैक्स, आप पहले पानी पी लो, आराम से बैठकर बात करते हैं। आई एम सॉरी अंकल, अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरे दिल पर मेरा कोई जोर नहीं था। मुझे तन्मय के अलावा कोई और दिखता ही नहीं था। प्लीज अंकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कहाँ है तुम्हारा पति? जरा हमें भी मिलाओ, मैं भी तो देखूं। ऐसी क्या खास बात है उसमें? अंकल अभी तन्मय जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन है, अभी तो आप इंडिया में ही हो, आराम से मिल लीजिए। सब्बरवाल गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था, तभी लीना आ गई। हेलो अंकल। आरोही, मुझे लगता है तुम बिजी हो, मैं बाद में फिर कभी आती हूँ। नहीं बैठो ना, कोई ज़रूरी काम है तो कहो। वो एक्चुअली मैं ये ब्रेसलेट लेकर आई थी जो तुमने अपने पति के बर्थडे पर सरप्राइज़ के लिए बनवाया है। ओह थैंक यू सो मच, तुम नहीं जानती तुमने मेरा कितना बड़ा काम किया है। आरोही ने चुपके से एक आंख मार दी। आरोही मैं अब चलता हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, तुम्हारे भी साइन चाहिए होंगे, सो प्लीज़ ऑफिस चलें। अंकल आप अभी आए,
चाय कॉफ़ी कुछ तो लेंगे? बिल्कुल नहीं, तुमने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान कर दिए हैं। अब मैं तुमसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। सच बताऊं, अगर आज अभी इस घर में खड़ा हूँ तो सिर्फ अपने महरूम दोस्त की वजह से, वरना तुम्हारे ऊपर से सारे हक खो चुका हूँ। जो हरकत की है उससे तुमने पराया कर दिया। आरोही चुपचाप से पर्स उठाकर सब्बरवाल के पीछे पीछे चल दी और लीना को थम दिखाकर ऑफिस के लिए निकल गई। बाहर सब्बरवाल की गाड़ी जैसे ही निकली, आरोही भी अपनी गाड़ी में बैठ गई। आरोही ने देखा, सब्बरवाल की गाड़ी के पीछे एक लड़का दौड़ रहा था। दूर से देखने पर तन्मय जैसा लग रहा था, लेकिन ये तन्मय कैसे हो सकता है? आरोही ने गाड़ी से उतरकर वॉचमैन से पूछा, किशन भैया, ये लड़का अंकल की गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा है? और कौन है ये लड़का? पता नहीं बेबी जी, बहुत देर से ही दरवाजे पर खड़ा है और सब्बरवाल साहब का इंतजार कर रहा था। मुझसे अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। हाँ, लेकिन पूछा तो होगा उसे क्या काम है? नहीं बेबी जी, उसने सिर्फ इतना बताया कि उसका सब्बरवाल से मिलना बहुत ज़रूरी है। खैर छोड़ो, मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। अगर वापस आए तो मुझे कॉल करके बताना। आरोही ऑफिस के लिए निकल गई। तन्मय भी ऑटो से ऑफिस पहुँच गया और बाहर खड़ा हो गया। आरोही सब्बरवाल के साथ अपने केबिन में पहुँच गई। सुब्रमण्यम सब्बरवाल की मंगाई फाइल लेकर आ गया। अंकल, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्या करने वाले हैं? आपने ये सारे पेपर्स क्यों लाने के लिए कहा है? देखो आरोही, मेरी दिली इच्छा थी अभय और तुम मिलकर इस बिजनेस को संभालो, लेकिन अब बात कुछ और है। मैं अपनी 50% शेयर इस कंपनी से निकालना चाहता हूँ। मुझे अभय के बिजनेस में लगाने हैं। व्हाट? आरोही के पसीने छूट गए और अपनी चेयर से खड़ी हो गई। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी पापा के जाने से ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रहा है, और अगर आप भी 50% शेयर निकाल लेंगे तो मार्केट में अफरा तफरी मच जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। प्लीज अंकल, ऐसा मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। सुब्रमण्यम अंकल, आप ही इन्हें कुछ समझाइए। आरोही परेशान होने लगी और थोड़ी देर के लिए अपनी केबिन से बाहर आ गई। अपने दोनों हाथों को मलते हुए टेबल पर रखा हुआ था पानी का गिलास एक ही घूंट में पी गई। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अंकल के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। आरोही का ध्यान कैमरे की तरफ गया। बाहर की फुटेज में उसे तन्मय दिख रहा था। ये क्या? ये मेरी आंखों का धोखा है? ये सच? ये तो तन्मय जैसा लग रहा है। 100% श्योर ये तन्मय ही है। मुझे इससे मिलना होगा। आरोही ऑफिस के बाहर चली गई और जहां उसे तन्मय दिख रहा था वहीं पहुंच गई और उसको जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन पर तन्मय ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसने फिर एक बार आवाज लगाई। तन्मय ने जैसे ही मुड़कर आरोही को देखा, चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अपनी फटी हुई हालत देखकर ऑटो के पीछे छुपने लगा। आरोही दौड़ते हुए ऑटो के पास चली गई, लेकिन तन्मय ऑटो के पीछे छुप गया। आरोही ने तन्मय को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओह माय गॉड, सच में तन्मय है। भगवान जी, आपके तो खेल निराले हैं। आज ही मैं तन्मय को याद कर रही थी और तुरंत आपने उसे मेरे पास भेज दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसने तन्मय का हाथ पकड़ लिया। कहाँ छुप रहे हो? मेरे साथ आओ। तुम्हें पता है हम दोनों का दिल का कनेक्शन है। मैंने तुम्हें याद किया और तुम मुझे मिल गए। है ना अजीब कनेक्शन? तन्मय मुस्कुराने लगा। वो एक हाथ से अपनी बिगड़ी हुई शक्ल को छुपाने की कोशिश करने लगा। डोंट वरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में बिठाकर आरोही उसे घर ले गई। मलिक मेंशन के आगे गाड़ी जैसे ही रुकी, तन्मय हैरान हो गया। ये तुम्हारा घर है? मैं अभी बहुत देर से यहीं खड़ा था, मुझे मालूम है। आरोही का जवाब सुनकर तन्मय और हैरान हो गया। आरोही उसे हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और सोफे पर बैठने के लिए बोला, लेकिन तन्मय अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा। मन ही मन उसे एडवोकेट दीपक के घर की बात याद आ गई। वो सोफे पर बैठने में हिचकिचाने लगा। मैं यहीं ठीक हूँ। आरोही ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर अपने पास बैठा लिया। सबसे पहले अरशद से उसके लिए पानी मंगवाया। आराम से पानी पियो, उसके बाद हम बात करेंगे। अरशद से कॉटन और डिटॉल मंगवा कर उसके चेहरे पर लगे घाव को साफ किया। काफी खून जम चुका था। तन्मय आरोही को ध्यान से देखता रहा और एक तरफ उसके इतने बड़े और चमक रहे आलीशान घर को देख रहा था। आरोही की इंसानियत देखकर उसका दिल पिघल रहा था। घाव को अच्छे से साफ करने के बाद आरोही ने उसे गेस्ट रूम में ले गई और कपड़े निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। पहले तुम नहा धोकर फ्री हो जाओ,
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ। आरोही, उसकी कोई जुर्रत नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूँ। आहा, मुंह से एक शब्द नहीं बोलोगे? अब मुझसे झूठ बोलने लगे? तुम्हारी शक्ल ही बता रही है, कितने दिन से खाना नहीं खाया है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। आरोही, मेरी बात सुनो, तुम खामखा परेशान हो रही हो। प्लीज, पहले ही तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, अब और शर्मिंदा मत करो। बाट मिस्टर तन्मय उपाध्याय, तुम आरोही मलिक के दोस्त हो, और आरोही जब किसी को दोस्त मानती है तो पूरी जिंदगी अपनी दोस्ती निभाती है। सच कहूँ, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, मैं तुम्हें काफी दिन से ढूंढ ही रही थी। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम आराम से बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए सबसे पहले नहा कर आओ। कपड़े मैंने यहाँ निकाल कर रखे हैं, जल्दी से आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। तन्मय थोड़ी ही देर में तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ गया। अब लग रहे हो ना राजा बाबू, आ जाओ जल्दी से, गर्मा गर्म खाना तैयार है। तन्मय इतना परेशान था कि उसके मुंह में बाइट ही नहीं जा रहा था, उसका एक हाथ दर्द के मारे उठ ही नहीं रहा था। आरोही अपनी कुर्सी से उठकर तन्मय के पास आकर बैठ गई और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। तन्मय की आंख में आंसू आ गए। थैंक यू सो मच, मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आरोही भी इमोशनल हो गई। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ, और कहाँ थे तुम इतने दिन? मुझे लगा तुम मुझे फ़ोन करोगे, मैं भी तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, सब कुछ चला गया मेरा। मतलब, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ, एयरपोर्ट से जब मैं घर आया तो वहाँ लोग होटल बनाने का काम कर रहे थे। इस तरह तन्मय ने पूरी कहानी आरोही को सुना दी। ओ माय गॉड, मतलब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया? ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ। मैं तुम्हें कहाँ से फ़ोन करता, मुझे फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम यहाँ सब्बरवाल अंकल के पीछे पीछे क्यों आए थे? जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तुम उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। मिस्टर सब्बरवाल ही तो वह शख्स थे जिन्होंने मेरा घर खरीदा था, और यहाँ मैं उनके पीछे ही आया था। मुझे तो पता ही नहीं था ये घर तुम्हारा है। मैं भी तुमसे पूछने वाला था, सब्बरवाल तुम्हारे कौन लगते हैं? तुम अभय को तो जानते ही हो, सब्बरवाल अंकल उसके ही फादर हैं। अच्छा, क्या तुम उनसे मेरी बात करा सकती हो? सब्बरवाल से अपना घर मुझे वापस चाहिए। प्लीज मेरी मदद करो, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। और हाँ, तुम्हें भी मुझे कुछ कहना है। अंकल समझते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये बात सुनकर तन्मय अपनी चेयर से खड़ा हो गया। क्या? हाँ, इसीलिए हमें ये नाटक थोड़े दिन और चलाना है। अंकल यहाँ डबल माइंडेड गेम खेलने आए हैं, मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। मेरा पूरा बिजनेस भी दांव पर लगा हुआ है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर के लिए उनसे बात करूंगी। इससे पहले हम किसी अच्छे से लॉयर से मिलते हैं, शायद वह हमारी कोई मदद कर पाएं। एक्चुअली मैं गया था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरा दोस्त भाग चुका है, मेरा केस कमज़ोर है। मैं नहीं मानती, तुम रुको, मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ, कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। तन्मय उदास होकर गुमसुम बैठा रहा। आरोही उसके चेहरे को देखकर मायूस हो गई। कितना खुशनुमा अंदाज था, क्या हालत बना ली इसने। तन्मय उठकर जाने लगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। तन्मय, क्या तुम मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानते हो? तन्मय ने गर्दन हाँ में हिला दी। जब तक तुम्हारा घर नहीं मिल जाता, क्या कुछ दिन मेरे घर रह सकते हो? ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ अकेली रहती हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो अजीब लगेगा। कम ऑन तन्मय, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ये घर अपना ही समझो और आराम से रहो। वैसे भी तुम यहाँ रहोगे तो हम मिलकर जल्द ही कुछ ना कुछ हल ढूंढ लेंगे। तन्मय मजबूरी में आरोही के घर रुकने के लिए तैयार हो गया। मलिक इंडस्ट्रीज, सब्बरवाल सुब्रमण्यम से पूछने लगा, आरोही कहाँ गई? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या मेरी बातों का उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती? इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर कहाँ चली गई? ऐसे कैसे पूरा बिजनेस तुमने उसके हाथ में दे दिया? अकल ही नहीं है लड़की में। वो सर, आरोही परेशान हो गई, शायद इसीलिए चली गई है। आप चिंता ना करें, मैं उससे बैठकर सारी बात डिस्कस कर लूँगा। नहीं, बल्कि तुम जल्दी से सारे पेपर्स तैयार करवा दो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सर प्लीज, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। आरोही बिटिया अभी अभी सदमे से निकली है, एक और सदमा झेल नहीं पाएगी। आप शांति से बैठकर कोई और हल निकालें। सब्बरवाल मन ही मन सोचने लगा,
अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, कैसे दुम दबाकर भाग गई। बड़ी आई मेरी अभय को ठुकराने वाली। ऐसे कैसे मैं सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ से जाने दूं। ये सब मेरा था और मेरा ही रहेगा। मुझे सब कुछ अपने नाम करवाना है। देखती जाओ आरोही, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हारे बाप को एक ही झटके में हमेशा के लिए सुला दिया। अब तुम्हारी बारी है, एक ही अटैक में काम तमाम हो जाएगा। सुब्रमण्यम, मैं अभी होटल जा रहा हूँ। आरोही से बोलना जल्द ही सारे पेपर्स के साथ मेरे साथ मीटिंग फिक्स करे। मुझे और भी बहुत से काम हैं। आरोही सब्बरवाल की कही बातों से बहुत डिस्टर्ब हो गई। उधर तन्मय को लेकर भी बहुत परेशान थी। दोनों समस्याएं इतनी बड़ी हैं, इनका जल्द से जल्द हल ढूंढना बहुत जरूरी था। उसने जल्दी से अपने पर्सनल लॉयर आलोकनाथ को फ़ोन किया और सारी प्रॉब्लम समझा दी। शाम को 6 बजे ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। आरोही तन्मय के साथ बताए हुए समय पर आलोकनाथ के ऑफिस पहुंच गई। हेलो सर, वेलकम माय ऑफिस। आरोही मलिक, जब से दिवाकर गया है। सॉरी बेटा, मैं तुमसे पर्सनली मिलने नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। सर, इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त तन्मय उपाध्याय। ओके, तो इन्हीं के केस के सिलसिले में तुम मिलना चाहती थी। हाँ जी अंकल। और मलिक इंडस्ट्रीज को लेकर जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बताया, उसका भी कुछ करते हैं। पहले आपने इनके बारे में बताया कि इनका घर इनसे बिना पूछे धोखे से बेच दिया गया है, राइट? यस सर। अच्छा, तो तन्मय, क्या तुम मुझे उस घर से जुड़ी हुई हर एक छोटी सी छोटी बात डिस्कस कर सकते हो? मुझे शुरू से जानना है, जब तुम्हारी माँ और तुम उस घर में रहते थे, और उसके बाद की वो बातें भी तुम्हारे मुंह से जाननी हैं, जब काम के सिलसिले में संघाई गए हुए थे। और क्या नाम बताया तुमने अपने दोस्त का, जिसने तुम्हें धोखा दिया है? आशीष। हाँ यही, उसके बारे में भी सब कुछ बताओ, जब तुम उससे पहली बार मिले थे। श्योर सर, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। तन्मय थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में खो गया। अपनी छोटी से छोटी बातें इमोशनल होकर सुनाने लगा। कभी उन बातों को करके हंस रहा था, तो कभी उन बातों को सोचकर रो रहा था। आरोही एकटक तन्मय को देखती रही। उसकी मासूमियत भरी बातें उसके दिल को छू रही थीं। तन्मय के संघर्ष के सफर को सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए, और वो अपना चेहरा इधर उधर करके उनको चुपचाप से पूछने लगी। हाँ तो तन्मय, मैंने तुम्हारी पूरी बातें सुनी। बहुत ही दर्द है तुम्हारे जीवन की कहानी में, पर डोंट वरी, डिस्कशन करके कोई ना कोई सैल्यूशन ढूंढते हैं। इनफैक्ट मैं आज से ही इस काम पर लग जाता हूँ। जी अंकल। बेटा, बस मेरा असिस्टेंट आने वाला है, हम मीटिंग शुरू करते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। आलोकनाथ ने कहा, कम इन। लो आ गया, यह है दीपक चौहान, मेरा असिस्टेंट। और यह है आरोही मलिक। तो इनका ही केस है, धोखे से घर बेचने वाला। नहीं, केस इनके दोस्त का है, इनसे मिलिए। यह है तन्मय उपाध्याय। जैसे ही तन्मय पीछे मुड़ा, दीपक उसको देखता ही रह गया, और तन्मय भी हैरान था। हेलो तन्मय। हेलो सर। हाँ तो दीपक, आप तन्मय के पास बैठ जाइए, और मैं जो भी उससे क्वेश्चन करूं आप तुरंत नोट कीजिएगा। दीपक बड़ी उलझन में फंस गया। वो सोफे को देखे तो कभी तन्मय को। दीपक जैसे ही तन्मय के पास बैठा, तन्मय वहां से उठ गया और पास में जो चेयर रखी थी उस पर बैठने लगा। तभी आरोही ने कहा, क्या हुआ? आर यू कंफर्टेबल? बैठो आराम से, तुम्हें दीपक जी के ही साथ बैठना है। हम। तन्मय हिचकिचाते हुए वापस दीपक के पास बैठ गया। दीपक को बार बार अपने घर का ही सीन याद आ रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ तो मीटिंग शुरू करें, आलोकनाथ ने कड़क आवाज में बोला। कुछ देर तक वह लोग आपस में तन्मय की सारी बातें सुनने लगे। आलोकनाथ दीपक को सब कुछ फाइल में लिखने के लिए बोलने लगे। दीपक तन्मय के बारे में सोच सोच कर शर्मिंदा हो रहा था। तन्मय भी सोचने लगा, पैसे की महिमा बहुत बड़ी है। जब मैं फटीचर हालत में दीपक के घर गया था, तो उन्होंने सोफा गंदा होने की वजह से स्टूल पर बैठा दिया, और आज जब मैं आरोही मलिक के साथ आया हूँ तो मेरा ओहदा बढ़ गया है। मुझे दीपक सर के पास ही बिठाया गया है, और वह कुछ नहीं कर सकते। समय समय की बात है गजब। कुछ देर तक डिस्कशन करने के बाद आलोकनाथ ने कुछ जरूरी पेपर के लिए तन्मय को बोला। तन्मय, आप पेपर्स 1-2 दिन में इकट्ठे कर लीजिए। सबसे पहले आप अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट ले आइए। बस केस हमारे हाथ में है। तन्मय खुश हो गया।
थैंक यू सो मच सर। आपने इतना कहकर ही मेरे मन से बोझ हल्का कर दिया। आप नहीं जानते वह घर मेरे लिए क्या है। माँ के जाने के बाद हर रोज उसी घर में यादों के रूप में मुझे मेरी माँ मुझसे मिलती है। उसकी आंखें इतना कहकर भर आईं। डोंट वरी सन, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तन्मय और आरोही जैसे ही जाने लगे, दीपक ने तन्मय को रोककर कहा, एक मिनट तन्मय, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सर, जो भी मेरे साथ हो रहा है वह सब मेरी जिंदगी के लिए सबक है। तन्मय मुस्कुराता हुआ चला गया। जैसे ही आरोही घर पहुंची, सुब्रमण्यम का कॉल आया और उसे सब्बरवाल की सारी बात बता दी। आरोही ने तन्मय को अच्छे से कपड़े निकाल कर दिए। इन्हें पहन लो, हमें जल्दी से सब्बरवाल अंकल से मिलने जाना है। लेकिन इन कपड़ों की क्या जरूरत है? जरूरत है, पहन लो। ओके। सूट बूट में तन्मय बहुत हैंडसम लग रहा था। आरोही ने जैसे उसे देखा बस देखती रह गई। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग हैंडसम। एक बार देखो अपने आप को, बिल्कुल हीरो लग रहे हो। होटल पहुंचकर आरोही ने सब्बरवाल के लिए फोन कर दिया। अंकल, हम होटल प्लेटिनम पहुंच गए हैं, आपका डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सब्बरवाल वहां पहुंच गया। आरोही के साथ तन्मय को देखकर भौचक्का रह गया। अंकल, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। मीट माय हस्बैंड तन्मय उपाध्याय, और ये हैं सब्बरवाल अंकल, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर। तो ये है आपके हस्बैंड। सब्बरवाल ने तन्मय को ऊपर से नीचे तक देखा। इनके लिए ही तुमने मुझसे बगावत की है? कैसी बात कर रहे हैं अंकल, आपसे बगावत कैसे कर सकती हूँ? पापा के जाने के बाद अब आपका ही तो सहारा है। ये बात सही है कि तन्मय मुझे पसंद था, इसलिए मैंने उससे शादी की। सब्बरवाल का खाने पर ध्यान कम था। बार बार वह तन्मय को देखे जा रहा था और मन में सोचने लगा, ये तो वही लड़का है जो पत्थर पर बैठकर खरीदे हुए हेरिटेज होटल को देखे जा रहा था। लगता है इसी का घर है। मतलब आरोही कुछ तो झूठ बोल रही है। मुझे बात को समझना पड़ेगा। अंकल कहाँ खो गए? आरोही ने सब्बरवाल की आंखों के सामने चुटकी बजाई। तन्मय को लेकर आपके मन में बहुत सवाल चल रहे होंगे। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक्चुअली तन्मय मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और कुछ दिनों पहले वह बहुत परेशान चल रहा था। आई थिंक अब हमें घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधे सीधे बात करना चाहिए। क्या कहना चाहती हो, बोलो। अंकल, जिस घर को आपने खरीदा है उसके सारे पेपर्स गलत हैं। आपको तन्मय को घर वापस दे देना चाहिए। मुझे लगा ये मीटिंग तुमने अपने बिजनेस को लेकर रखी है, लेकिन लगता है तुम्हें खुद के करोड़ों के बिजनेस से ज़्यादा अपने पति के उस मामूली से मकान में इंटरेस्ट है। तभी तन्मय वहां से उठ गया। सर, वह घर मामूली नहीं है। आरोही ने तन्मय का हाथ दबा दिया और उसे बैठने के लिए बोला। चलो तो मेन मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अंकल, मुझे लगता है आपको तन्मय को घर वापस कर देना चाहिए। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम भी एक बहुत बड़े बिजनेस की मालकिन हो। क्या तुम इमोशनल होकर ऐसे ही बिजनेस करती हो? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये सब आपके लिए बिजनेस है, लेकिन तन्मय के लिए उसका घर सब कुछ है। सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे मेरा घर वापस चाहिए। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सर। आरोही ने तन्मय के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। अंकल, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। हम केस फाइल कर रहे हैं और सारे पेपर से ही बताते हैं ये घर इल्लीगल तरीके से खरीदा गया है। अंकल, आप मेरे अपने हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ आप इन सब के चक्कर में ना पड़ें। हम बैठकर ये मामला सुलझा लेते हैं। देखो आरोही, घर तो मैं खरीद चुका हूँ और मैं किसी भी कीमत पर इस सौदे को हाथ से नहीं जाने दे सकता। मेरा इन्वेस्टमेंट लीगल था, सो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। आई डोंट केयर, मैंने भी तैयारी कर रखी है। तो अब कोर्ट में मिलते हैं। अंकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो आरोही, मैं कोई बहस नहीं चाहता। तुम्हें अगर मेरे अगेंस्ट जाना ही है तो फिर आमने सामने खड़े होते हैं, देखते हैं हार जीत किसकी होती है। वैसे भी काफ़ी दिनों से कोई बाजी नहीं खेली। तुम भी दिवाकर की बेटी हो, तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। खेलने में मजा आएगा। तन्मय ने सब्बरवाल के सामने हाथ जोड़ लिए। अंकल, ये आपके लिए खेल होगा, मेरी पूरी जिंदगी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंख बंद करके ये सब करने के लिए मना किया। तन्मय, हार्टलेस लोगों के सामने हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। अपने हक के लिए कानूनी तरीके से लड़ो, इमोशनल होकर नहीं। चले यहाँ से। आरोही के जाने के बाद सब्बरवाल ने अभय को फोन किया। अभय राबिया के साथ
प्यार के पलों को एंजॉय कर रहा था। जैसे ही उसने अपने डैड का कॉल देखा, फ़ोन एक तरफ पटक दिया। ये डैड भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देते। इन्हें पता कैसे चल जाता है तुम मेरे साथ हो। राबिया, कोई बात नहीं, अबे फ़ोन उठाओ, हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई बात हो। इस वक्त हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। यू आर राइट राबिया, तुम्हारी बात सच निकले। मैं कॉल उठा रहा हूँ, तुम एकदम शांत रहना। कॉल उठाते ही सब्बरवाल की आवाज़ आने लगी। हेलो अभय, माय सन, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। क्या गुड न्यूज़ है डैडी? तुम्हें पता है आरोही की गर्दन अब मेरे हाथ में है, मैं जब चाहे उसको मरोड़ सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बेटा, इस बार तुम्हारे पापा ने ऐसा गेम खेला है कि समझ लो आरोही गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आएगी और सब कुछ हमारे नाम करने को तैयार हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ ही दिन में तुमसे शादी के लिए भी राजी हो जाएगी। अभय राबिया की तरफ देखकर हिम्मत कर बोला, लेकिन पापा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। सट अप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मैं जो कह रहा हूँ कान खोलकर सुन लो। मैं जैसे ही तुम्हें फ़ोन करूँ फौरन इंडिया आ जाना। और हाँ, इस गोल्डन चांस में अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसका वो फटीचर सड़क छाप हस्बैंड, उसको तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही रफा दफा कर दूंगा। हमारे रास्ते में जितनी भी रुकावट है सब साफ हो जाएगी। बस तुम आने की तैयारी करो। डैडी मेरी बात तो सुनो। सब्बरवाल ने फ़ोन काट दिया। क्या आवाज़ सुनो उल्लू के पट्टे की। मुझे तो यकीन नहीं होता ये मेरी औलाद है। मैं आज ही मिस्टर मल्होत्रा से मिलता हूँ, उन्हें केस की सारी डिटेल्स दे दूंगा। राबिया गुस्से में अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चली गई और अभय उसे मनाता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। मलिक मेंशन तन में थोड़ा परेशान होने लगा। उसके माथे पर चिंता साफ दिख रही थी। आरोही, एक बात पूछूं? सब्बरवाल ने तो मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? मुझे पता था वो इंसान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उनसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए वहां जाना जरूरी था। सबसे पहले तुम अपनी मॉम के डेथ सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम कमला नगर ऑफिस चले जाओ और जल्दी ही वहाँ का काम फिनिश कर लो, जिससे हम सब्बरवाल से एक कदम आगे रख सकते हैं। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकलता हूँ। तन्मय जैसे ही वहाँ से जाने लगा, आरोही ने आवाज़ लगाई, सुनो, अपना ध्यान रखना। तन्मय के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और गर्दन हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में मृत्यु पंजीकरण के लिए नगर निगम के ऑफिस पहुंच गया। कई लोगों से मिलकर अपनी मां का डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया। सर्टिफिकेट मिलने की डेट लेकर वहां से वापस आ गया। 1 हफ्ते के इंतजार के बाद वापस कार्यालय पहुंचा। जिस अधिकारी से सर्टिफिकेट लेना था वो छुट्टी पर था। तन्मय परेशान होने लगा और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसने बाहर बैठे चपरासी से पूछा, ये गडकर साहब छुट्टी से कब तक आ जाएंगे? सर तो पूरे 15 दिन की छुट्टी पर हैं। क्या मुझे बता सकते हैं उनकी जगह कौन आएगा? मुझे मेरी माँ का डेथ सर्टिफिकेट लेना है। आप अंदर जाकर पूछताछ कर लीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद भैया, कहकर तन्मय कार्यालय में गडकर की बाजू वाली सीट पर बैठी महिला से पूछने लगा, मैडम क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन आने वाला है? मुझे अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन मिस्टर राम प्रकाश अवस्थी कुछ दिन गडकर साहब का काम संभालेंगे। तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। मैडम आप बता सकते हैं वह कहाँ मिलेंगे? आप ऑफिस में पूछताछ केंद्र पर जाकर पूछ लीजिए। तन्मय जब वहाँ गया, देखा लंबी लाइन लगी हुई है। काफ़ी देर तक लाइन में लगा रहा। 2 घंटे बाद तन्मय भूख से बेहाल होने लगा। ऊपर से ऑफिस के ठहर ठहर कर चलने वाले पंखे ने पसीने से हालत खराब कर दी थी। जैसे ही उसका नंबर आया, छुट्टी का टाइम हो गया। तन्मय चिल्लाता रहा, सर प्लीज, मुझे अवस्थी सर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। छुट्टी का टाइम हो गया है, कल आकर मिलना, 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा। सर, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। छुट्टी के बाद हम कोई भी जानकारी नहीं देते। हमारे लिए और भी बहुत ज़रूरी काम है। कल पहले ही लाइन में लग जाना। तन्मय उदास मन से आरोही के पास पहुंच गया और उसे जाकर सब कुछ बता दिया। आरोही तन्मय की प्रॉब्लम सुनकर उसे हिम्मत देने की कोशिश करने लगी। डोंट वरी, कल तुम जल्दी चले जाना। मुझे पता है कल तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। चलो, सुबह से भूखे हो, अभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। शाम हो गई है, तुमने अभी खाना नहीं खाया। नहीं, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आरोही प्लीज, तुम मेरे लिए वेट मत किया करो। मुझे तुम्हें भूखा देखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और तुम भूखे रहो उसका क्या?
आरोही की बात सुनकर तन्मय उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। इतनी फिक्र रहती है मेरी। आरोही भी उसकी आंखों में देखने लगी। बाबा क्या करूं? मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं होता और पेट भी दिल का साथ देता है। सारी भूख खत्म कर देता है। अब तुम आ गए हो तो जोरों की भूख लगने लगी। चलो, मैंने आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से मटर पनीर बनाया है। तुम खाना भी बना लेती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए बनाने का मन किया। तुम्हारी बातों से पता चला तुम्हें तुम्हारी माँ के हाथ के मटर पनीर की बहुत याद आ रही है, तो सोचा यूट्यूब से देखकर तुम्हारे लिए मटर पनीर की सब्जी ट्राई करूं। खाकर बताओ कैसी बनी है। तन्मय ने जैसे ही मटर पनीर खाया, अपनी कुर्सी से उठकर आरोही के पास आ गया। आरोही के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और अपने होठों के पास ले जाकर उन्हें चूम लिया। सॉरी, बट मुझसे रहा नहीं गया। वाकई में मटर पनीर लाजवाब बना है। मन किया बनाने वाले के हाथों को चूम लूं, तो बस ये सब हो गया। तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। जब तुम मुझे इस तरह छूते हो, सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगता है। तन्मय आरोही के मुंह से ऐसी बात सुनकर मन ही मन खुश होने लगा। दूसरे दिन तन्मय 9 बजे नगर निगम ऑफिस के लिए निकल गया और मिस्टर अवस्थी के लिए पूछताछ करने लगा। गटकर की कुर्सी पर अवस्थी को बैठा देखकर तन्मय अपनी फाइल लेकर पहुंच गया। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। सर, मेरा नाम तन्मय उपाध्याय है। गटकर सर ने मुझे मेरी माँ की डेथ सर्टिफिकेट की डेट दी थी, लेकिन अभी वह छुट्टी पर हैं। मुझे आप सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। भाई, मैं आज ही ड्यूटी पर आया हूँ। तुम बाहर बैठकर मेरा वेट करो, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी सर। तन्मय बाहर बैठ गया। अवस्थी जैसे ही तन्मय की फाइल चेक कर रहा था, उसका फोन बजने लगा। तन्मय दूर से ही छुप छुप कर अवस्थी को देखता रहा। अवस्थी लगातार फोन पर बात किए जा रहा था। तन्मय कभी दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखता, तो कभी अवस्थी के फोन की तरफ देखता। आखिर में तन्मय को गुस्सा आ गया और दंदनाते हुए अवस्थी के सामने पहुंच गया। सॉरी सर, लेकिन मुझे पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। प्लीज आप पहले मेरा काम कीजिए, बाद में आराम से फोन पर बात करना। अवस्थी को गुस्सा आ गया और उसने तन्मय को खरी खोटी सुना दी। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम जाओ, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। कल सुबह आना। अभी मेरे पास वक्त नहीं है और मैं कल ही चेक करके बता पाऊंगा। नहीं सर नहीं। तन्मय ने दोनों हाथ जोड़ लिए। सर, मेरा जानना बहुत जरूरी है। मुझे आज ही अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। प्लीज सर, कुछ कीजिए। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग मत खाओ। गुस्सा आ गया ना? कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। मैं जा रहा हूँ, मैं कल आकर सर्टिफिकेट लेता हूँ। तन्मय परेशान होकर ऑफिस से बाहर आ गया और ऑटो रोकने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, अरे यार, अवस्थी की टेबल पर फाइल रह गई, मुझे वह वापस लानी होगी। तन्मय जैसे ही ऑफिस के अंदर गया, अवस्थी फोन पर बात कर रहा था। उसकी जो फोन पर बात चल रही थी, तन्मय को दूर से ही सुनाई दे रही थी। जी सर, मैंने भगा दिया उसे। कुत्ते जैसी हालत हो गई है बेचारे की। आप चिंता मत करो, उसको उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट किसी भी हालत में टाइम पर नहीं मिलेगा। ही। बस मेरा काम हो जाना चाहिए। वैसे मिठाई कितने बजे तक मिल जाएगी? अवस्थी ने फोन रख दिया और दोनों हाथों को मलने लगा। उसकी जीभ लपलपाती हुई बाहर आ रही थी। तन्मय उसकी बात सुनकर निराश हो गया और उसके पास आकर दुखी मन से अपनी फाइल उठाई और एक बार उसकी आंखों में घूर कर देखा। अवस्थी तन्मय को अचानक अपने सामने देखकर थोड़ा सकपका गया और मन में सोचने लगा, कहीं इस लड़के ने मेरी बात तो नहीं सुन ली। लेकिन एक बार फिर तन्मय को अकड़ दिखाने लगा। तन्मय से भी रहा ना गया और उसने गुस्से में कहा, आपको मेरी माँ का डेथ सर्टिफिकेट जितना संभाल कर रखना है रख लीजिए, एक ना एक दिन तो देना ही पड़ेगा। और हाँ, आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। अभी जो भी फोन पर बात चल रही थी सब सुन चुका हूँ मैं। अवस्थी तन्मय के चेहरे को देखता रह गया। अपना डर छुपाते हुए तन्मय से बोला, जाओ जाओ अपना काम करो और ये धमकी ना किसी और को देना, वरना क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ओके? लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सरकार ने आपको हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए बिठाया है और सरकारी नौकर को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अपनी नौकरी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना उल्लू सीधा कीजिए, मेरा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चलता हूँ, धन्यवाद।
ऑफिस से बाहर निकलकर तन्मय बहुत परेशान होने लगा। उसने फोन पर ही आरोही को सब कुछ बता दिया। आरोही समझ गई ये किसका काम है। डोंट वरी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। सब्बरवाल को जो करना है करने दो, तब तक हम और कोई रास्ता सोचते हैं। तन्मय पूरा दिन बाहर रोड पर ही फिरता रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं ऐसा क्या करूं मेरा घर मुझे वापस मिल जाए। रोड के दूसरी तरफ मंदिर देखा। कुछ देर जाकर सीढ़ियों में जाकर बैठ गया। मंदिर के खंबे से ही सर टिकाकर आंखें बंद कर बैठा रहा। भगवान क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सही कहा अवस्थी ने, कुत्तों जैसी हालत हो गई है मेरी। एक माँ के जाने से अनाथों की तरह इधर से उधर दर दर भटक रहा हूँ। किसी की सहायता नहीं है सिवाय आरोही। एक दोस्त था बचपन से जो जी जान से प्यार करता था, वह भी मुझसे दूर चला गया। आशीष कहाँ हो यार, तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होगी, इसलिए तुमने ऐसा कदम उठाया यार। तू मेरा भाई है, हक से मांग लेता, या फिर सिर्फ एक बार पूछा होता, मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाता। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आकर एक बार गले लगा लो भाई, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, बहुत मिस करता हूँ तुझे। एक तू ही तो मेरा ध्यान रखने वाला था, मैं तो लापरवाह इंसान था। माँ के जाने के बाद तेरी गोद में सर रखकर सोता था, तू ही अपने हाथों से खाना खिलाता। बस एक बार अपनी परेशानी मुझे बताई होती, अकेला ही सब कुछ झेलता रहा। तभी मंदिर का घंटा बजा। तन्मय अपने ख्यालों से बाहर निकला और ऑटो पकड़कर आरोही के घर पहुंच गया। आरोही जल्दी से ऑफिस से आ गई और तन्मय को पहले ही घर पर देखकर उसके पास जाकर बैठ गई। सॉरी, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कॉफ़ी पियोगे? मैं बनाकर लाती हूँ। तन्मय ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। कब तक तुम पर बोझ बना रहूँगा, पता नहीं वह घर मुझे मिलेगा भी या नहीं। कब तक तुम सारा काम छोड़ छोड़ कर मेरे लिए यूं ही जल्दी घर आती रहोगी। बस तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। सटअप मिस्टर तन्मय उपाध्याय, समझ क्या रखा है तुमने मुझे। मैं तुम्हें इतना अपनापन दे रही हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ इसलिए जल्दी पहुँची ताकि तुमसे दिल की बात कर सकूँ, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। और तुम हो कि बकवास किए जा रहे हो। तुम्हें पता है जब से डैड चले गए एक तुम ही तो हो जिसको देखकर लगता है कोई तो है लाइफ में। इधर मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी स्वार्थ है, ये दुनिया ऐसी ही है। जब तक हमारा स्वार्थ नहीं होता हम किसी की मदद नहीं करते। हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। बस तुम्हारे करीब आकर मैं अपना भी दुख हल्का करती हूँ। तुम्हारे कंधे पर सर रखकर जब भी रोने का दिल किया बहुत सुकून मिला। तुम्हें पता है जब से तुम इस घर में आए हो घर जल्दी आने का मन करता है, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाने का मन करता है। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पर यकीन करो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। आई लव यू तन्मय, आई लव यू सो मच। हम एक दूसरे के सहारे हैं और प्लीज आगे से मुझसे इस तरह की बातें मत करना, बहुत हर्ट होता है यार। तन्मय ने आरोही को कसकर गले से लगा लिया। आई लव यू टू एंड आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। उसकी पीठ को सहलाने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरशद एक पैकेट लेकर आरोही के पास आया। बेबी जी आपके लिए आया है। आरोही ने पैकेट फाड़कर जैसे ही देखा उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया और टेंशन के मारे अपने सर को पकड़ लिया। ओ गॉड सब्बरवाल, तुमने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो गई? क्या लिखा है इसमें, प्लीज़ मुझे बताओ। बहुत शातिर आदमी है सब्बरवाल, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नोटिस भेज दिया। एक्चुअली उसे पता है तुम मेरे साथ रहकर अपने घर को जल्दी ही वापस ले लोगे, इसीलिए उसने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे उलझाने के लिए शेयर्स के पेपर भेज दिए हैं। और उसे आइडिया था मैं एक साथ दो काम पर फोकस नहीं कर सकती। डोंट वरी, उसकी ऐसी की तैसी। जल्दी करो, हमें आलोक अंकल के पास चलना होगा, नहीं तो मेरे डैड की मेहनत से खड़ा हुआ पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तन्मय ने आरोही को रोका। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस वक्त मेरे घर से ज़्यादा तुम्हारे बिजनेस को बचाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्बरवाल से मेरे लिए पंगा मत लो, तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरा क्या है,
जब भी डेथ सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा केस लड़ लूंगा, लेकिन तुम इतने बड़े बिजनेस को बर्बाद होने से आराम से रोक सकती हो। जैसे ही आरोही ने ध्यान से तन्मय की बात को सोचा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और उसने खुश होते हुए तन्मय के गाल पर किस कर दिया। तन्मय अचंभे से उसे देखता रहा। ये हुई ना बात, तुमसे बातों ही बातों में कमाल कर दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, सब समझा दूंगी। तुम फिलहाल यहीं रुको, मुझे सब्बरवाल के पास जाना है। दूसरी तरफ सब्बरवाल अभय के लिए फोन पर फोन किए जा रहा था, लेकिन अभय ने गुस्से में आकर फोन को स्विच ऑफ कर लिया और राबिया के पीछे पीछे भागता जा रहा था। राबिया, ट्रस्ट मी, डैड कुछ भी कहें, लेकिन मैं उस लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। नो अभय, अब और नहीं। पैसों के लिए तुम और तुम्हारे डैड कुछ भी कर सकते हैं, मैं और रिस्क नहीं ले सकती। राबिया कार में बैठकर वहां से चली गई। अभय पास में खड़ी अपनी कार के लात और घूंसे मारता रहा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।